Hello everyone. So I can see many of you have joined. So good evening everyone. So we'll be starting today. Okay, I can see users. आपके स्क्रीन पर दो ऑप्शंस आ रहे होंगे, ठीक है। एक आ रहा होगा सेल्फ चैट का, दूसरा आ रहा होगा ऑल चैट का। तो अगर आप ऑल चैट पे इनेबल करेंगे तब आप मुझसे मतलब टाइप कर पाएंगे मैसेज साइट्स में। और आपके पास माइक ऑन करने का ऑप्शन नहीं है, ऐप में ऐसा कुछ प्रेफरेंस नहीं दिया गया, ठीक है। तो जो भी आपको पूछना रहेगा आप कहाँ पर पूछेंगे, आपके राइट साइड में दिया है चैट बॉक्स, उस पर आप टैप करके पूछ देंगे। जिसको भी लॉगिन करना है लैपटॉप में कंप्यूटर में, मैंने ग्रुप में डाल दिया वेबसाइट का लिंक, उसमें लॉगिन करके आपको एक्सेस कर लेना है। और कोई भी डाउट आएगी तो मैं बीच बीच में क्लास में एक एक चीज पढ़ाऊंगा आपको, फिर पूछूंगा ये चीज क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो स्लो चलेंगे आराम से। आज पहला चैप्टर पढ़ेंगे हिस्ट्री। तो पढ़ाने से पहले मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। आपको कोई भी डाउट आएगा ना, सिंपली आप चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिएगा, मैं वहां से पिक कर लूंगा। ठीक है, जैसे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन मैंने शेयर कर दिया है। तो आपको क्लास कंप्लीट होने के बाद जो भी मैं अभी पढ़ाऊंगा उसका रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिल जाएगा, तो आप वहां से डाउनलोड करके ऐप में कभी भी देख सकते हैं। एक बार अभी पढ़िएगा, लाइव क्लास में अच्छे से समझ लीजिएगा, बाद में एक बार दोबारा समझिएगा, फिर अच्छे से जब समझ में आ जाएगा तब आपको। आज थोड़ा फर्स्ट डे है तो थोड़ा सेटिंग्स करने में थोड़ा सा दिक्कत आएगा, काफी टाइम हो गया क्लास लिए हुए ना। बेटा मिनट की मिनट, ठीक है। ठीक है, आपको स्क्रीन दिख रहा होगा सीयूटी पीजी ऑनलाइन क्लासेस एमपीएड सीओक्यूपी 18 का। तो आप सभी ने क्लास को तो इनफैक्ट ज्वाइन कर लिया है। तो ये आपके एग्जाम्स का सिलेबस है, ठीक है। आप देख सकते हैं हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स इन एंशिएंट ग्रीस, रोम एंड इंडिया, और इसमें और एक टॉपिक है एंशिएंट ओलंपिक गेम्स। तो जो आपका सिलेबस है एमपीएड कोर्स का, पेपर कोड क्या है, सीओक्यूपी 18 है। उसमें टोटल यूनिट्स कितने हैं आपके, टोटल 14 चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो एक एक करके हम सब पढ़ेंगे तो हमारा फटाफट फिनिश हो जाएगा। अभी कुछ दिनों तक जो हमारे दूसरे टीचर हैं सर कहीं बाहर गए हुए हैं, तो 3-4 दिन बाद वो आ जाएंगे, तो हम डेली दो दो क्लासेस चलेंगे, ठीक है। तब तक मैं आपकी क्लासेस कंटिन्यू करूंगा। तो आज की क्लास में पहले आपको बता दूंगा कुछ इंस्ट्रक्शंस, और फिर मैं आपको यूनिट 1 को स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। हिस्ट्री इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें ऐसे ही मतलब काफी चीजें याद करने वाली है। तो आपको हार्डली 1 से 2 दिन लगे यूनिट 1 को कंप्लीट कराने में। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि एक जो भी मैं पढ़ाऊंगा उससे एक क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, क्योंकि मैंने सारा चीज इंक्लूड कर लिया, जो भी इंपॉर्टेंट है सब चीज कवर हो जाएगा। तो बात करते हैं आगे क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। तो सभी को पता होगा कि फॉर्म मैंने बना दिया था, वीडियो कैसे अप्लाई करना है, अगर आपने नहीं किया तो अप्लाई कर दीजिएगा। फॉर्म अप्लाई करते हैं उसमें एक ओटीपी वाला प्रॉब्लम आएगा सबको। ओटीपी नहीं आ रहा है जब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं, एज अ न्यू रजिस्टर करते हैं ना कैंडिडेट, तो उसमें ओटीपी का प्रॉब्लम आ रहा है। तो क्या करिएगा आप, दूसरा वेब ब्राउजर यूज करके वहां से फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। लास्ट डेट क्या है फॉर्म फिल करने का, 1 Feb है, ठीक है। 1 फरवरी से पहले आपको फॉर्म को फिल कर देना है। अब बात करते हैं एग्जाम्स के बारे में। तो आपके एग्जाम्स में कितने क्वेश्चन आएंगे, 75 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और जो 75 क्वेश्चंस आएंगे आपके, वो किसके आएंगे, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल एजुकेशन के आएंगे पूरे। अब 75 क्वेश्चंस आ रहा है मतलब एक क्वेश्चन रहता है आपका 4 मार्क्स का। तो टोटल कितने मार्क्स का पेपर होगा, 300 मार्क्स का, ठीक है। अब इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहता है, अगर आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो -1 हो जाता है, वहीं अगर आपने एक क्वेश्चन सही किया है तो +4 हो जाता है, ठीक है।
अब बात कर लेते हैं, अगर आपको 300 नंबर का पेपर हो रहा है तो 300 नंबर के पेपर को करने के लिए आपको टोटल टाइम कितना मिलेगा? टोटल टाइम मिलेगा आपको 90 मिनट्स। ठीक है, 90 मिनट में आपको पेपर को करना है। और एग्जाम डेट आप लोगों ने देखा होगा, नोटिस जो आ गया था कि आपका एग्जाम में ज्यादा टाइम नहीं बचा है। आपका एग्जाम अप्रोक्स 13 मार्च से लेकर, का डेट था 31 मार्च के बीच में होगा। ठीक है, तो ये सब बेसिक इंस्ट्रक्शंस थी। बाकी आपको रिटन टेस्ट के लिए पढ़ना है, एक कॉमन सा एग्जाम देना है, भले आपको कोई भी कॉलेज में एडमिशन लेना हो, भले वो एलएनआईपी हो, भले बीएचयू हो, या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी का इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स साइंसेज हो। तो पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है जो आपको पता होना चाहिए, अगर आप बेसिक सा भी आइडिया है। तो पढ़ाने से पहले आपको कुछ बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं कुछ भी पढ़ाऊंगा तो नोट्स मेरे जो रहेंगे वो इंग्लिश में रहेंगे, ठीक है। पर मैं कोशिश करूंगा आपको एक एक चीज को हिंदी में भी समझाने की, ताकि आपको सब चीज अच्छे से समझ में आ जाए। जहां भी डाउट आएगा थोड़ा सा भी आप एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, सिंपल। बाकी सब चीज समझ में आ जाएगा, थोड़ा स्टार्ट हो जाता है, पहले दिन थोड़ा थोड़ा दिक्कत आता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? फिर मैं पढ़ाना स्टार्ट करूँ, अगर यहाँ तक सब कुछ क्लियर चल रहा है तो। हाँ, सिर्फ फिजिकल एजुकेशन आएगा, पार्ट ए नहीं आएगा, ठीक है। जो पार्ट ए पहले आता था ना आपका, वो अब नहीं आएगा। तो आप चैट बॉक्स में बता दीजिएगा, पढ़ना स्टार्ट करें हम लोग। फिर मैं पढ़ाना स्टार्ट करूंगा यूनिट 1। काफी टाइम बाद ऐसे मतलब पढ़ाना चालू किया ना, मतलब ऑलमोस्ट क्लासेस आप लेते हैं, लास्ट ईयर लिए थे, फिर अभी। किसी ने हैंड रेस किया हुआ है? सौम्या। देखिए, हैंड रेस तब करिएगा ना जब आपको माइक ऑन करना रहेगा। जैसे मान लीजिए आपने हैंड रेस किया, फिर मेरे सामने यहाँ पे रिक्वेस्ट आ जाता है कि किसी ने हैंड रेस किया है, फिर मैं यहाँ से एक्सेप्ट करूंगा ना, फिर आप कॉल में हो जाएंगे, मतलब समझे, लाइव क्लासेस में मतलब आप, फिर आपके सामने माइक ऑन इनेबल हो जाएगा ऑटोमेटिकली, फिर आप उसमें बोल पाएंगे। बाकी चीज चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं वहां से पिकअप कर लूंगा क्वेश्चंस आपके। तो क्लासेस को मिस मत करिएगा। और एक चीज बताना बताना था कि आपके एग्जाम में मान लीजिए आपका फैब जनवरी का बच गया, 16 दिन बचे जनवरी का, फैब का 28 दिन, और मार्च का 1 महीना है। मतलब मान लीजिए अप्रोक्स आपके पास 75 डेज है, ठीक है। और सिलेबस इतना बड़ा नहीं है। ऐसा सोचते नहीं कि सर इतना कम टाइम बचा है हमारा, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। इजीली हो जाएगा, आप अगर आज से भी स्टार्ट करेंगे तो। मैं जितना बताऊंगा ना उतना करते रहिएगा, नंबर खुद आ जाएगा आपका। आपको कुछ नहीं करना है, मैं जितना सवाल दूंगा, जितने क्वेश्चंस दूंगा, आप उसको सॉल्व करते रहिएगा, और जो पढ़ाऊंगा उसको पढ़ते रहिएगा। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1, हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव। ठीक है, तो यूनिट 1 है हमारा सीयूटी पीजी एमपीएड का पहला चैप्टर, जिसका नाम है हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव। तो मैं बता दूं एक बार फिर से, ये जो हमारा हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव चैप्टर है, इसमें ऐसा है कि काफी सारी चीजें हमें याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, काफी सारे आप देखेंगे यार, ये भी नाम है, ये भी नाम है, ये भी डेट है, कितने सारे याद करूंगा। तो इस चैप्टर को कंप्लीट कराने में हमें लगेंगे सिर्फ और सिर्फ 2 दिन, आज एक पढ़ाऊंगा और एक कल। तो यूनिट 1 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और आप लोगों ने देखा होगा अगर ऐप में, तो वहां पे मैंने टेस्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुका है, उसको आपको पढ़ने के बाद देना है। ठीक है, उसमें 100 क्वेश्चन है हिस्ट्री के। तो पॉइंट्स टू बी कवर्ड इन दिस चैप्टर आर फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स इन एंशियंट ग्रीस, रोम एंड इंडिया। तो यहाँ पे सिलेबस में आपके 2 टॉपिक्स दिए गए हैं बेसिकली। तो फिजिकल एजुकेशन कहाँ का पढ़ना है, क्या था, स्पार्टा एंड स्पोर्ट्स, एंशियंट ग्रीस का, रोम का और इंडिया का, मतलब बेसिकली 3 मेजर कंट्रीज के पढ़ने हैं। इसके बाद हमें पढ़ना है एंशियंट ओलंपिक गेम्स। तो एक काम करेंगे, हम यहाँ तक पहला वाला टॉपिक स्टार्ट करते हैं पढ़ना। तो फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स इन एंशियंट ग्रीस। आप इमेजेस देख सकते हैं, ये अलग अलग मतलब फेमस चीजें हैं जो ग्रीस के टाइम में की जाती थी, फेमस पेंटिंग्स है। आप अभी शायद इसमें से कुछ आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे होंगे, पर एक बार मैं आपको पढ़ा दूंगा तो काफी सारी चीजें आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, आपको एक मैप दिखा रहा हूं मैं, तो इसमें क्या दिख रहा है, ये एरिया है, ठीक है। ऑरेंज कलर में दिख रहा है ना, एरिया ऑफ ग्रीक सेटलमेंट एंशियंट ग्रीस। तो पुराने टाइम में ग्रीस कंट्री था। यहाँ पे देख रहे हैं अलग अलग जगह है, माउंट ओलंपस, डेल्फी, ओलंपिया, स्पार्टा, एग्रोस, एथेंस, थीब्स, कॉर्निथ। तो ये सब छोटे छोटे क्या है, स्टेट्स हैं, सिटी स्टेट्स हैं जो बहुत फेमस है, ठीक है। तो इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स इन एंशियंट ग्रीस, सबसे पहले हमें किसके बारे में पढ़ना है, ग्रीस के बारे में, जिसका अभी आपको मैंने मैप दिखाया। तो क्या लिखा है पहले पॉइंट में,
ग्रीस वॉज अ यूनियन ऑफ सेवरल इंडिपेंडेंट सिटी स्टेट्स। आपको मैंने बताया था ना, छोटे छोटे ये जगह है। तो ग्रीस क्या था, एक ऐसा देश था छोटे छोटे इंडिपेंडेंट सिटी स्टेट से बना था। ठीक है, ग्रीस। अब क्या बोला सेकंड पॉइंट में, ग्रीस एट दैट टाइम वाज नॉट अ सेपरेट नेशन बट वाज अ ग्रुप ऑफ सिटीज विच वर कॉन्स्टेंटली एट वॉर विथ वन अनदर और द आउटसाइडर्स। तो ग्रीस क्या था, एक समय ऐसा देश था, मतलब एक अलग सा देश नहीं था, पर इसके एक राज्य के अंदर ही छोटे छोटे अलग अलग जगह बट गए थे, जो आपस में लड़ते थे। किस लड़ते थे, कि मैं ज्यादा पावरफुल है, तू ज्यादा पावरफुल है, आपस में लड़ते रहते थे। ठीक है, छोटा छोटा ना लड़ाई होता है घर में, जैसे वैसे ही यहाँ भी लड़ते थे। तो जो लड़ाई इनकी होती थी ना आपस में, तो यहाँ से इनको ऐसा रिक्वायरमेंट आने लगा यार कि हमारे को फिजिकली फिट सोल्जर चाहिए लड़ने के लिए। तो हम ऐसा मानते हैं कि फिजिकली फिट सोल्जर्स का जो इनका रिक्वायरमेंट था माइट हैव बीन वन ऑफ द कंसिडरेशंस, बट गेम्स एंड स्पोर्ट्स हैड बिकम अ वे ऑफ लाइफ फॉर देयर सिटीजन्स। तो यहाँ से जो मारपीट होता था आपस में, हल्का हल्का लड़ाई होता था छोटा छोटा, तो यहाँ से गेम्स एंड स्पोर्ट्स इवॉल्व हुआ। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि जो इनका ऐसा कंसीडर करते थे, वहां वहां से इवॉल्व होते हुए उनके जो सिटीजन्स थे उनके लाइफस्टाइल में आ चुका है ये चीज। अब क्या बोलता है आगे, ऑल्दो गेम्स एंड स्पोर्ट्स हैड ऑलवेज बीन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, it rose to its greatest height in Greece, which is called golden era in the history of games and sports। तो जो हम बोल सकते हैं कि स्पोर्ट्स एंड जो गेम्स है ना हमारा, वो इंटीग्रल पार्ट है, मतलब हम बहुत ही फेमिलियर हैं सब चीजों से। पर इसको अपना अंतिम जो चरण मिलता है ना, फेमस कब हुआ, पॉपुलैरिटी कब मिली, वो ग्रीस के टाइम में मिली। तो इसलिए जो हिस्ट्री का इतिहास पढ़ेंगे हम, तो ग्रीस को गोल्डन एरा इन द हिस्ट्री ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स भी कहते हैं। ठीक है, अभी मैं ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ आपको, डीप में नहीं घुसा हूं अभी, एक कहानी बता रहा हूँ, इसके अंदर और पढ़ेंगे आगे। They were the first to realize the value of educational philosophy in life for health, fitness and military objectives। तो ग्रीस पहले ऐसे थे जिन्होंने, मतलब उनको एहसास हुआ फिलोसफी के बारे में कि हमें अपना फिजिकल एजुकेशन जो है किस लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे को हेल्दी रखने के लिए, हमारे फिटनेस मेंटेन करने के लिए, और साथ साथ जो हमारा मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स है वो भी पूरा हो जा रहा है फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स से। तो ग्रीस के अंदर दो मेन सिटीज थे, ठीक है, बहुत ही फेमस है, अथेंस और स्पार्टा, जिनके बारे में पूरा ग्रीस का कहानी दिया गया है। वर प्रीडोमिनेंट इन हिस्ट्री ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स इन एंशिएंट ग्रीस। तो एंशिएंट ग्रीस के अंदर दो जगह थी, कौन कौन सी, एक थी स्पार्टा, एक थी अथेंस। तो इन दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे। स्पार्टन्स जो था, वहां पे डिक्टेटोरियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट फॉलो होता था, मतलब तानाशाही वाला। ठीक है, मैं ये बोल दूंगा तो आपको ये करना है। और जो दूसरा था वो था अथेंस। तो अथेंस में डेमोक्रेसी वाला फॉलो होता था सिस्टम, एंड एनकरेज इंडिविजुअल एक्सेलेंस। यहाँ पे तो सबको मौका दिया जाता था। मतलब ऐसे याद कर सकते हैं, मैंने बताया था, आपने लेक्चर देखा होगा तो पुराना वाला। अथेंस मतलब मान लीजिए अच्छा, ठीक है, मतलब अच्छा कहाँ पे था, अथेंस में था, मतलब वहां पे डेमोक्रेसी थी। और स्पार्टन्स में क्या था, स्ट्रिक्टनेस थी, मतलब तानाशाही थी, डिक्टेटोरियलशिप गवर्नमेंट थी वहां पे। तो ये हल्का सा आपके मन में एक आइडिया लग गया होगा ग्रीस के बारे में, क्या हुआ कैसे हुआ। ठीक है, अब इसके अंदर हम एंटर करते हैं। सो द हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन एंशिएंट ग्रीस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। 4 पार्ट में बटा हुआ है एंशिएंट ग्रीस का हिस्ट्री को। ठीक है, सबसे पहला पीरियड कौन सा है हमारा, होमेरिक पीरियड। दूसरा पीरियड है स्पार्टन पीरियड। फिर है आपका अर्ली अथेनियन पीरियड, और फिर है लेटर अथेनियन पीरियड। तो होमेरिक पीरियड में क्या बोलते हैं, इसको डार्क एज बोलते हैं, क्लास स्पार्टन पीरियड को क्लासिकल एज बोलते हैं, फिर अर्ली अथेनियन पीरियड, और जो लेटर अथेनियन पीरियड था ना, वो उसको क्या बोलते हैं, गोल्डन पीरियड बोलते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो ग्रीस था, यहाँ पे देखिए, ग्रीस विच इज कॉल्ड गोल्डन एरा इन द हिस्ट्री ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। तो आपके एग्जाम्स में ऐसे नहीं पूछेगा गोल्डन एरा इन द हिस्ट्री ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स किसको बोलते थे, ग्रीस को कि रोम को कि इंडिया को। आपके एग्जाम्स में ऐसे पूछेगा, विच पीरियड वाज नोन एज गोल्डन पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, लेटर अथेनियन पीरियड, अर्ली अथेनियन पीरियड, स्पार्टन पीरियड, होमेरिक पीरियड। तो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा लेटर अथेनियन पीरियड ऑफ ग्रीस was known as golden period in the history of games and sports। तो ये 4 पीरियड थे बेसिकली, ऊपर ऊपर से बता दिया। अब ये चारों पीरियड के बारे में एक एक करके हम पढ़ेंगे, क्या चीज किसमें कैसे क्या होता था। सबसे पहले बात करते हैं होमेरिक पीरियड के बारे में। होमेरिक पीरियड के बारे में बताने से पहले आप लोग एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिएगा, समझ में तो आ रहा है ना, ऐसा तो कुछ नहीं कि ऊपर से जा रहा है अभी से। यहाँ तक क्लियर है सबको, मैंने बताया, अभी कुछ पढ़ाया नहीं आपको, बस एक हल्का सा कहानी बताया है, ठीक है, अंदर एंटर करने से पहले। आप लोग एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिएगा सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है।
ठीक है, सबका आ रहा है? 1 मिनट ऐसा होता है ना कि मैं जैसे बोलता हूँ, आवाज मेरी 1 मिनट बाद पहुंचती है आप तक, तो चैट बॉक्स में भी आने में टाइम लगता है, तो इसलिए मुझे वेट करना पड़ता है। तो मैं बता रहा था ग्रीस के बारे में कि जो ग्रीस का हिस्ट्री है, एंशिएंट ग्रीस का 4 पीरियड बता हुआ है। होमेरिक, स्पार्टन, अर्ली अथेनियन और लेटर अथेनियन। तो पहले हम पढ़ेंगे होमेरिक पीरियड के बारे में। तो इसको क्या बोलते हैं? ऑल्सो नोन एज डार्क एरा ऑफ ग्रीस। इसको डार्क एरा बोलते हैं। अब देखिए डार्क एरा क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक पोइट थे जिनका नाम क्या था? होमर। आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं, ये पोइट है होमर। ये क्या थे? अंधे थे, ठीक है, मतलब इनका ब्लाइंड थे एकदम। तो ये क्या थे? होमर वॉज अ ग्रीक ब्लाइंड पोइट हु इज क्रेडिटेड एज द ऑथर ऑफ द इलियाड एंड ओडिसी। ये बहुत ही दो महाकाव्य हैं, जैसे होता है ना बाइबल होता है, तो ये एंशियंट ग्रीस के बहुत ही दो फेमस इलियाड एंड ओडिसी, दो महाकाव्य थी। द टू एपिक्स दैट आर द फाउंडेशनल वर्क ऑफ एंशियंट ग्रीक लिटरेचर। तो जिससे ये दोनों पढ़ के हमें जो ग्रीक का कल्चर के बारे में पूरा पता चला है। कौन कौन सा महाकाव्य का नाम क्या है? इलियाड एंड ओडिसी। ठीक है। These two Homeric epics provide a full description of all athletics events as they were known in that period। जैसे कि उस टाइम में जो भी खेल कूद होता था सब हमें इससे पढ़ के मिला। जैसे कि चैरियट रेस मतलब घुड़सवारी वाला, बॉक्सिंग, रेसलिंग, रनिंग, आर्मर फाइट, डिस्कस, आर्चरी, जेवलिंग, मतलब जो जो खेल उस टाइम होते थे वो सब हमें इलियड एंड ओडिसी को पढ़ के पता चला। और इसको लिखा कौन? होमर ने लिखा। होमर क्या थे? ब्लाइंड पोइट थे। Further, these epics also describes how Greeks gave particular attention to physical training in that era। साथ में हमें इसको पढ़ने के बाद ये भी पता चला कि जो ग्रीक्स थे वो फिजिकल ट्रेनिंग को कैसे इंपॉर्टेंस देते थे उस एरा में। और जो इस पीरियड में मैन के जो भी आदमी होते थे उनको क्या बोलते थे? वॉज कंसिडर टू बी द मैन ऑफ विजडम। मैन ऑफ विजडम मतलब मान लो कि ऐसा इंसान जिससे हम मान लो उसको समझते हैं यार वो अच्छा नॉलेज वाला है, उससे मुझे एडवाइस लेना चाहिए। होता है ना, उसका जजमेंट साउंड है, साउंड जजमेंट देता है। तो जो भी इस होमेरिक पीरियड में लोग होते थे उनको हम मानते थे कि मैन ऑफ विजडम थे वो। ठीक है, दे वर कंसिडर्ड मैन ऑफ विजडम। तो ये था पूरा होमेरिक पीरियड के बारे में। मैंने आपको बताया था ना दो महाकाव्य थे इसमें फेमस हैं। जो जो हाईलाइटेड है ना यहाँ पे, जैसे ये बोल्ड है, ये रेड में लिखा हूं, मतलब ये इंपॉर्टेंट है, आपको इसको भूलना नहीं है। यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ अलग से बना के नहीं दे देगा। जो लिखा हूं यही क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम्स में। तो जो इलियड एंड ओडिसी था, यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिखाया था मैंने शुरू में, ये देख सकते हैं, ये वाला, ये जो घोड़ा दिख रहा है आपको लकड़ी का, ये तो इलियड एंड ओडिसी में क्या था? ये दो महाकाव्य थे, ग्रीस के टाइम में लिखा गया था। तो एक राजा था, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे ए किंगडम है और ये किंगडम बी है। एक सिटी में दो राजा हैं। अब बी ने क्या किया कि ए के राजा के रानी को किडनैप करके ले आया, ठीक है, ले आया अपने किंगडम में। और फिर क्या किया, जो बी का किंगडम था बहुत ही ऊपर था, मतलब हाइट एरिया पे था, आसपास पूरा सिक्योरिटी था। अब बे सोचता था कि यार मैं कैसे लाऊं अपनी वाइफ को वापस वहां से, बी के किंगडम से। तो बहुत साल हो गए, देखते देखते देखते, तो बी तो पूरा अलर्ट में था कि कहीं से भी मुझे अटैक नहीं होना चाहिए। तो ये ने क्या किया, ये ने दिमाग लगाया काफी टाइम बाद, ये जो घोड़ा दिख रहा है ना आपको लकड़ी का, इसके अंदर मतलब लकड़ी का एक फ्रेम बनाया काफी बड़ा। इसके अंदर पूरे सैनिक को घुसा दिया, मतलब फिल कर दिया इसके अंदर सैनिक को। इसके अंदर सैनिक छिपे हुए थे। काफी टाइम बाद ए ने क्या किया, बी के राजा को ये गिफ्ट दिया, किसको लीजिए आप गिफ्ट में, इस घोड़े को। जैसे ये घोड़ा राजा फिर बिल्कुल वाला सोचा यार मुझे कुछ इसमें स्कैम लग रहा है, कुछ भी हो सकता है मेरे साथ, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। पर उसने क्या किया, अलाउ कर दिया ए वाले को, ए का जो गिफ्ट था उसको एक्सेप्ट कर लिया। अब एक्सेप्ट किया, जैसे ही ये गया घोड़ा अंदर, इसके अंदर से सैनिकों ने अटैक कर दिया, तोड़ के इसके अंदर से निकल गए और बी के किंगडम पे अटैक कर दिए। तो जो अटैक किए ना, जो अटैक कैसे हुआ क्या हुआ, ये आपका पूरा इलियाड में बताया गया है। जो मैंने बताया ना, इलियाड एंड ओडिसी दो महाकाव्य हैं। अटैक कैसे हुआ, क्या स्ट्रेटेजी बनाई थी, घोड़े के अंदर सैनिक घुसाए गए थे, तो ये इलियड में लिखा गया है। और फिर बी वहां पे गया, ए वाला पूरा किंगडम सेना गई वहां से लड़के आई, ये आपका ओडिसी महाकाव्य में लिखा गया है। और जो भी कल्चर्स के बारे में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक कहानी की तरह आपको बताया कि पता रहना चाहिए घोड़े का मतलब क्या है यहाँ पे, किस लिए मैंने लाया था यहाँ पे। तो अब तक हमने पढ़ा फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स इन एंशिएंट ग्रीस के बारे में बताया। दो मेजर सिटीज थी, स्पार्टन्स और अथेंस। स्पार्टन्स मतलब तानाशाही वाला, अथेंस मतलब अच्छा मतलब डेमोक्रेसी वाला। इसके बाद बताया मैंने एंशियंट ग्रीस के जो हिस्ट्री है 4 भाग में बटे हुए हैं, होमेरिक, स्पार्टन, अर्ली अथेनियन और लेटर अथेनियन। सबसे पहले मैंने बताया आपको किसके बारे में, होमेरिक पीरियड के बारे में। अब मैं बात करूंगा दूसरा जो हमारा पीरियड है, स्पार्टन पीरियड के बारे में। तो इसको हम क्लासिकल एज भी बोलते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, स्पार्टन एजुकेशन वाज एम्ड एट प्रोड्यूसिंग मैन ऑफ एक्शन। यहाँ पे क्या था,
होमेरिक में क्या था, देखिए यहाँ पे मैन ऑफ विजडम था, ठीक है, नैतिक सिद्धांतों वाले आदमी को बनाना। पर इनका एम क्या था स्पार्टन्स का, मैन ऑफ एक्शन, मतलब टू प्रोड्यूस वॉरियर्स, ऐसे बनाओ जो मार्काट वाले रहे, ठीक है। हेल्दी चाइल्ड लिव विद देयर पेरेंट्स मदर टिल द एज ऑफ 7 years। तो जो भी स्पार्टन पीरियड में हेल्दी चाइल्ड था, वो किसके साथ रहता था, अपने पेरेंट्स के साथ रहता था, मम्मी के साथ, 7 साल तक। एबनॉर्मल वीक चिल्ड्रन वर थ्रोन ऑन माउंट टाइग्रिस, मतलब मान लो आपका बच्चा अच्छा है, तो उसको 7 साल तक उसकी मम्मी के साथ परमिशन दिया जाएगा रहने के लिए। अगर आपका बच्चा कमजोर है स्पार्टन पीरियड में, तो उसको एक पहाड़ का नाम था माउंट टाइग्रिस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्वेश्चन आता है पहाड़ का नाम क्या था। माउंट टाइग्रिस से आपके बच्चे को फेंक देंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट मैं पॉइंट्स बना बना के लिखा हूं ताकि आपको इसको पढ़ना पड़े, और जितना ही लिखा हूं उतना इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे लिखा है फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम फॉलो किया जाता था उस समय स्पार्टन पीरियड में, जिसको हम बोलते थे अगोग, AGOGE, विच वॉज सुपरवाइज्ड बाई पेडोनोमस। मतलब फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम दिया जाता था स्पार्टन पीरियड में जिसको हम अगोग बोलते थे, और वो किसके द्वारा दिया जाता था, सुपरवाइज किसके द्वारा किया जाता था, वो किया जाता था पेडोनोमस के द्वारा। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं पूरे सेम टू सेम। और यहाँ पे अगला लाइन में दिया है प्ले ग्राउंड ऑफ स्पार्टन्स वर नोन एज प्लेटिन स्टार्स। अब जो इनके प्लेग्राउंड था उसका नाम क्या था, प्लेटिन स्टार्स। यहाँ से याद कर सकते हैं ट्रिक से, प्ले मतलब प्लेटिन स्टार, मतलब प्लेग्राउंड क्या था, नाम क्या था उसका, प्लेटिन स्टार्स। अब अगला पॉइंट है लियोनिडस वाज द लास्ट किंग ऑफ स्पार्टन पीरियड। तो स्पार्टन पीरियड का कभी तो अंत हुआ होगा, और जो इसका आखिरी राजा कौन था, वो था लियोनिडास। अब यहाँ पर गर्ल्स वेर ऑल्सो गिवन मिलिट्री ट्रेनिंग बट नॉट एज हार्श एज बॉयज। यहाँ पर लड़कियों को भी मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती थी स्पार्टन पीरियड में, पर इतना हार्श नहीं जितना बॉयज को दी जाती थी। स्पार्टन वुमेन हैड अ रेपुटेशन ऑफ प्रोमिस्क्यूटी एंड कंट्रोलिंग देयर हस्बैंड। तो जो स्पार्टन वुमेन थी ना, उनका मतलब ऐसे माना जाता था, उनका रेपुटेशन ऐसे था कि अपने हस्बैंड को कंट्रोल में रखती हैं। प्रोमिस्क्यूटी का मतलब मान लो कि जो ऐसी पार्टनर हो जिसके साथ काफी सारे सेक्सुअल रिलेशंस हो, प्रोमिस्क्यूटी उस औरत को बोल सकते हैं, ठीक है। तो स्पार्टन वुमेन इस नाम से फेमस थे, उनका ऐसा रेपुटेशन था, और ऐसा माना जाता था कि वो कंट्रोल कर लेते थे अपने हस्बैंड्स को। तो यहाँ से एक फेमस सेइंग है, द स्पार्टन वुमेन अलोन ब्रिंग फोर्थ मैन। ये बहुत ही फेमस सेइंग है इस पीरियड में, स्पार्टन पीरियड में, ठीक है। मतलब जो स्पार्टन वुमेन थी अपने साथ साथ बाकी मेंस को भी अट्रैक्ट कर लेती हैं, खींच लेती हैं। अब अगला क्या है, एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन स्पार्टन वॉज ब्रूट सिस्टम। ब्रूट सिस्टम मतलब मानो लूटपाट, ठीक है, एकदम से मतलब मार काट वाला सिस्टम होता है, ब्रूट सिस्टम था इनका। एम क्या था, अनफिक्सिंग करेज, मतलब कायरता को दूर भगाना, ठीक है, डर से भागना, और फिजिकल एंड्योरेंस एंड टू डेवलप मिलिट्री स्किल्स। तो ये था आपका एम था स्पार्टन पीरियड का। और अच्छे से लाइफ सीक्वेंस के बारे में पढ़ेंगे स्पार्टन पीरियड के बारे में, यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट है ये स्लाइड। बच्चा देखिए लाइफ सीक्वेंस दिया गया स्पार्टन्स का। अर्ली एज में 0 to 7 years में क्या होता था, एट होम विथ मदर, बच्चा कहाँ रहेगा, 0 से 7 साल तक घर में रहेगा, मम्मी के पास रहेगा। अगर बच्चा कमजोर था तो मैंने बताया कहाँ फेंक देते थे उसको, माउंट टाइग्रिस में, एक पहाड़ का नाम है, वहां से फेंक देते थे अगर बच्चा कमजोर रहता था। 7 से 18 साल तक बच्चा कहाँ जाता था, अंडर सुपरवाइजर, पेडोनोमस, वेयर करेज क्वालिटीज वर गिवन एंड कवर्डनेस वॉज रिमूव, मतलब कायरता को भगाया जाता था और बच्चे के अंदर करेजियस क्वालिटीज को डेवलप की जाती थी। एट द एज ऑफ 12 विगरस ट्रेनिंग स्टार्टेड, ओनली वन गारमेंट वॉज गिवन फॉर विंटर। ठंडी में भी बच्चों को 12 साल तक, मतलब बहुत ही ज्यादा ट्रेनिंग तो दे ही रहे हम, उसको सिर्फ एक कपड़े दी जाते थे, ठीक है, सिर्फ एक गारमेंट, और साथ साथ उसको बाकी चीजें कराई जाती थी जैसे कि रनिंग, जंपिंग, थ्रोइंग, डिस्कस, जैवलिंग, रेसलिंग, स्विमिंग, मार्चिंग, हॉर्स राइडिंग। तो जैसे ही बच्चा हमारा 18 साल का हो जाता था, एट द एज ऑफ 18 द बॉयज वेर एनरोल इन द सीक्रेट कॉप्स। जैसे हमारा तो एनसीसी होता है, तो ऐसे ही वहां पे बॉयज को एनरोल कर दिया जाता था सीक्रेट कॉप्स, पुलिस जैसे, जिसको क्या बोलते थे, जैसे इंडियन पुलिस बोलते हैं, मान लो कहीं भर्ती कर लिए बच्चों को ट्रेन करने के लिए, तो वहां पे क्रिप्टिया बोलते थे, क्या, क्रिप्टिया, फॉर प्लैंडिंग और स्पाइंग, जासूसी करने के लिए। बच्चा जब 18 साल का हो जाता था उसको एक सीक्रेट कॉप्स में एडमिट कर लिया जाता था जिसका नाम था क्रिप्टिया, और यहाँ पे क्या करता था बच्चा, जासूसी करता था। अब बच्चा 18 साल का हो गया तो हमने उसको क्रिप्टिया में डाल दिया, जगह का नाम पूछता है, ठीक है, इसलिए मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उसको। एट द एज ऑफ 20 दे वेंट टू लिव इन बैरक्स, डिसिप्लिन्ड एंड रिमेन कंटिन्यूसली इन द ट्रेनिंग टिल द एज ऑफ 30 years ऑफ एज। अब 20 साल से 30 साल तक बच्चा बैरक्स में रहता था, बैरक में भेज देते थे, वहीं पर उसको डिसिप्लिन सिखाना सिखाया जाता था, और कंटिन्यूसली उसको ट्रेनिंग दी जाती थी जब तक वो 30 साल का ना रीच कर पाए। जैसे ही बच्चा 30 साल का हो जाता था क्या होता था, बैरक में रहता तो था पर वहां पे, और साथ साथ उसको सिटीजनशिप दी जाती थी स्पार्टन पीरियड की, एंड वर अलाउड टू मैरी, उनको शादी करने की परमिशन दी जाती थी, बट स्टिल
दे हैव टू लिव इन बैरक्स, पर फिर भी शादी करने के बाद भी उनको अलग से बैरक में जाके ही रहना पड़ेगा, फैमिली के साथ नहीं रहेंगे, ठीक है। कब? 30 साल के बाद उसको शादी करने दिया हमने, एक तो शादी करने के बाद भी वो बैरक में रहेगा, अपने फैमिली के साथ नहीं रहेगा। दे हैव टू लिव इन बैरक्स टिल 60 years ऑफ एज, 60 साल तक उसको स्पार्टन पीरियड में मेंस को बैरक्स में ही रखा जाता था, ठीक है, परिवार से दूर। इसलिए बोलते हैं ना, मतलब बहुत ही डेमोक्रेटिक वाला यहाँ पे लाइफ सीक्वेंस था स्पार्टन पीरियड में। तो अब तक हमने पढ़ा होमेरिक पीरियड के बारे में, पढ़ा ग्रीस के बारे में, पढ़ रहे हैं इतना तो पता है सबको, एंशियंट ग्रीस के बारे में 4 पीरियड तो बताए थे मैंने। पहले पढ़े हमने होमेरिक पीरियड के बारे में, क्या क्या फेमस था बता दिया आपको अच्छे से। फिर मैंने बताया स्पार्टन पीरियड के बारे में, लाइफ सीक्वेंस बता दिया कब क्या कैसे होता था। अब हम बात कर लेंगे अर्ली अथेनियन पीरियड, ठीक है, जो तीसरा पीरियड था। अब इन दिस पीरियड मैन वाज कंसिडर्ड टू बी द मैन ऑफ एक्शन एंड मैन ऑफ विजडम बोथ। यहाँ पे मैन ऑफ एक्शन और मैन ऑफ विजडम दोनों बनाया जाता था इंसान के अंदर। अथेनियंस वेर मोर ऑफ डेमोक्रेटिक थॉट्स, मतलब इनमें ऐसा था कि इंडिविजुअल आजादी से ज्यादा डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक पूरा गवर्नमेंट था यहाँ का, ठीक है। अनलाइक स्पार्टन, मतलब स्पार्टन जैसा नहीं था, वहां तानाशाही नहीं था अथेंस में। द अथेनियन सेलिब्रेटेड द ब्यूटी ऑफ द ह्यूमन फॉर्म इन डांस, आर्ट, रिलीजियस राइट्स एंड एथलेटिक्स इन न्यूमरस फेस्टिवल्स। यहाँ पे काफी सारे अलग अलग फेस्टिवल्स होते थे। मोर ओवर मेथड्स ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग इन एथेंस वेर लेस हार्श देन इन स्पार्टा, मतलब स्पार्टा में बहुत ही कठोर ट्रेनिंग दी जाती थी, ठीक है, पर एथेंस में क्या था, थोड़ा उससे कम कठोरता से दी जाती थी ट्रेनिंग को। अब यहाँ पे एक लॉ था, तो जो सबसे पहला लॉ बना था ड्राको उसका नाम था, ठीक है, ड्राको द फर्स्ट फ्रेम्ड लॉ ऑफ एथेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अप टू द एज ऑफ 7 द चाइल्ड वेर इंस्ट्रक्टेड बाय हिज मदर एट होम, यहाँ भी 7 साल के तक बच्चों को अपने घर में मम्मी के साथ रखा जाता था। उसके बाद उसको स्कूल में भेज दिया जाता था। तो यहाँ पे जो रेसलिंग स्कूल में भेजते थे, ठीक है, जो उसका नाम क्या था, द रेसलिंग स्कूल इन अर्ली अथेनियन पीरियड और इन ग्रीस वाज नोन एज व्हाट, पेलिस्ट्रा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी। एंड डिडास्केलम, म्यूजिक स्कूल को बोलते थे डिडास्केलम, बच्चों को यहाँ पे काम स्कूल में भेजना है, ठीक है। म्यूजिक स्कूल का नाम क्या है, डिडास्केलम, और रेसलिंग स्कूल का नाम क्या है, पेलिस्ट्रा। डिडास्केलम मतलब डांस स्कूल मत समझ लेना, डिडास्केलम मतलब म्यूजिक स्कूल है। और यहाँ पे जो फिजिकल एजुकेटर होता था अर्ली एथेनियन पीरियड में, उसको क्या बोलते थे, पेडो ट्राइब, मतलब मान लो फिजिकल एजुकेटर मतलब पेड करके पढ़ा रहा है, पेडो ट्राइब ऐसे करके याद करना, यहाँ पे क्या बोलते हैं, पेडो ट्राइब। और यहाँ पे मड बाथ भी फेमस था अर्ली अथेनियन पीरियड में। तो ये बात हो गई पूरा हमारा अर्ली अथेनियन के बारे में। इससे पहले हमने बात किया था स्पार्टन के बारे में, स्पार्टन से पहले होमेरिक के बारे में, कंफ्यूज मत होइएगा, सबका अलग अलग है सब एक ही ग्रीस के अंदर ही आते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे अर्ली एथेनियन में एक गेम्स होता था पेन हैंडलिक गेम्स, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं पेन हैंडलिक मतलब होता है, पेन मतलब क्या, आपका जो यहाँ पे जो ग्रीस के टाइम में मतलब बहुत सारे फेमस रिलीजियस फेस्टिवल्स होते थे, या फिर मान लीजिए कोई खेलों का त्योहार होता था, अलग अलग जगह पे कराए जाते थे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं डेल्फी, कॉर्निथ, नीमिया, ओलंपिया, इस्थीमिया। तो इन सब के बारे में पढ़ेंगे, पेन हैंडलिक गेम्स के बारे में, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। पेन का मतलब आप देख सकते हैं, ऑल हैंडलिक मतलब पीपल ऑफ यूनान, मतलब ग्रीस के लोग। तो ये गेम्स बेसिकली ग्रीस के लोगों के लिए कराया जाता था, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं ओलंपिक गेम्स। तो एंशिएंट ओलंपिक्स कब होता था, 776 बीसी में होता था। कौन से गॉड के हॉनर में कराया जाता था, गॉड जीएस। तो गॉड जीएस क्या मतलब, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा कौन होता है, स्काई होता है, ठीक है, स्काई बड़ा है ना। तो गॉड जीएस को हम गॉड ऑफ स्काई भी बोलते हैं। तो ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड इन द ऑनर ऑफ विच गॉड, गॉड जीएस, हु इज आल्सो नोन एज गॉड ऑफ स्काई। और ये कहां पर कराया जाता था, ये कराया जाता था ओलंपिया में, ठीक है। आपके एंशिएंट ओलंपिक्स कहां पे होते थे, ओलंपिया में होते थे ना। अब यहाँ पे दूसरा फेस्टिवल कौन सा होता था, पाइथियन गेम्स। पाइथियन गेम्स किसके, कौन से गॉड के अंदर में होता था, अपोलो। अपोलो क्या बोलते हैं, हम गॉड ऑफ म्यूजिक बोलते हैं। और ये कहाँ पे होता था, डेल्फी में होता था। आपको एकदम याद करना पड़ेगा कि ये चीज कौन से गॉड के ऑनर में होता था और कहाँ पर होता था, लोकेशन इसका। अब यहाँ से देखिए, मैंने आपने रिकॉर्डिंग लेक्चर देखा होगा, तो यहाँ पे मैंने बताया था कि इसको ट्रिक बना के आपको याद करना पड़ेगा। पाइथियन गेम्स मतलब मान लीजिए पाइथन स्नेक होता है ना, तो पाइथन स्नेक ने आपको काट लिया, तो आप कहाँ पे गए, अपोलो हॉस्पिटल में गए। अपोलो हॉस्पिटल गए, तो मैं हॉस्पिटल के गाना सुनते सुनते गया मान लो, गॉड ऑफ म्यूजिक। अब गॉड ऑफ म्यूजिक, अब मैं म्यूजिक को स्टोर कहाँ करता हूँ, पेन ड्राइव में करता हूँ, ठीक है। पेन ड्राइव, पी डी। तो पी से हो गया मेरा पाइथियन, और डी से हो गया डेल्फी। पाइथियन गेम्स कहाँ था, डेल्फी में होता था, ठीक है। ये ट्रिक कैसे बनाकर आप याद कर सकते हैं, कैसे बताया मैंने,
पाइथियन गेम मतलब पाइथन स्नेक ने मुझे काटा, बाइट किया, तो मैं अपोलो हॉस्पिटल गया। अपोलो हॉस्पिटल गया तो गाना सुनते सुनते गया। अब गाना मैं स्टोर कहाँ करता हूँ? पेन ड्राइव में। तो पाइथियन गेम्स कहाँ होता था? डेल्फी में होता था। फिर क्या थर्ड वाला है हमारा? स्थिमियन गेम्स। तो स्थिमियन गेम्स कहाँ, कौन से गॉड के अंदर में होता था? गॉड पोसिडन, जिनको हम गॉड ऑफ ओशियन भी कहते हैं। और ये कहाँ पर होता था? कॉर्निथ में होता था, ठीक है। कॉर्निथ जगह का नाम है। स्थिमियन गेम्स। अब स्थिमियन गेम्स मतलब मान लो गॉड ऑफ ओशियन। ओशियन मतलब क्या था? ओशियन में क्या रहता है? स्नेक रहता है। स्नेक में क्या रहता है? जहर रहता है। तो पॉइजन वाला करके गॉड ऑफ ओशियन भी याद कर सकते हो, ठीक है, ऐसे करके ट्रिक। और स्थिमियन गेम्स मतलब मान लो यहाँ पे ट्रिक बन जाएगा आपका, आईसीएसई बोर्ड होता है ना, आईसीएसई बोर्ड। तो स्थिमियन गेम्स कहाँ होता था? कॉर्निथ में होता था। ऐसे कुछ कुछ बनाकर आप अपना ट्रिक भी बनाकर याद कर सकते हैं। अब अगला है हमारा नीमियन गेम्स। तो नीमियन गेम्स किसके ऑनर में होता था? गॉड जियस, जिनको हम गॉड ऑफ स्काई भी बोलते हैं। ये कहाँ पे होता था? एरगोलिस में, ठीक है। एरगोलिस में होता था, मतलब इसका हो गया ना ट्रिक, एन ए, ठीक है। पहला और लास्ट वाला सिंपल हो गया, गॉड जीएस के ऑनर में होता था। फिर बचा हमारा अपोलो पॉसिडन, इसका मैंने ट्रिक बताई दी आपको। तो ये पेनल्टी गेम्स के बारे में था। यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में बनते ही बनते हैं। फिर हम बात करते हैं लेटर अथेनियन पीरियड के बारे में, जो हमारा चौथा पीरियड है। तो दिस पीरियड इज नोन एज व्हाट? गोल्डन एरा ऑफ ग्रीस हिस्ट्री। मैंने आपको बताया था ना, लेटर अथेनियन पीरियड को हम गोल्डन एरा इन द ग्रीस हिस्ट्री बोलते हैं। और साथ साथ दिस एज इज ऑल्सो नोन एज एज ऑफ ट्रांजिशन। अब इसको गोल्डन एरा क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो इस पीरियड था, इसमें काफी सारे फिलोसफर्स आए थे, ठीक है, जैसे कि सोक्रेट्स, प्लाटो, एरिस्टोटल। ये जो जितने भी थे ना, ये सब इसी पीरियड से आए थे। प्लाटो पार्टिसिपेटेड इन रेसलिंग कंटेस्ट एट एंशिएंट ओलंपिक्स एंड वॉन। तो जो प्लाटो थे, इन्होंने एंशिएंट ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया था। कौन से गेम्स में किया था? रेसलिंग में किया था। और इन्होंने जीते भी थे, ठीक है, प्लाटो। हिपोक्रेट्स ऑफ दिस पीरियड वाज द ग्रेटेस्ट अथॉरिटी ऑन मेडिकल जिम्नास्टिक्स। काफी फेमस मेडिकल जिम्नास्टिक्स थे कौन? हिपोक्रेट्स। प्लाटो कौन सा गेम खेलते थे? रेसलिंग खेलते थे। फिर रोमन एम्पायर अटैक्ड ऑन सेवरल सिटी स्टेट्स। अब यहाँ पे क्या हुआ? अब हमारा ग्रीस के बारे में हमने पढ़ा ना, पहला पढ़ा होमेरिक पीरियड, फिर पढ़ा क्या? स्पार्टन पीरियड, फिर पढ़ा अर्ली अथेनियन पीरियड, फिर पढ़ा लेटर लेटर अथेनियन पीरियड। अब ग्रीस तो इतना ही था ना, चार ही में बटा हुआ था ना। अब तो लास्ट हम पढ़ रहे हैं कौन सा? लेटर अथेनियन पढ़ रहे हैं। तो लेटर अथेनियन पे आते आते क्या हुआ? लास्ट में इन पे कोई दूसरा देश आ गया ना, ग्रीस से क्या हुआ? तो रोमन्स आ गए। इसके बाद रोमन अंपायर अटैक ऑन सेवरल सिटी स्टेट्स विथ लास्ट बैटल का नाम क्या था? बैटल ऑफ कॉर्निथ। द ग्लोरियस ग्रीव्स वॉस कोलैप्स। तो यहाँ पे ग्रीस का कहानी खत्म हो गया। आखिरी बैटल कौन सा था? बैटल ऑफ कॉर्निथ। कहाँ पे हुआ था? कॉर्निथ जगह का नाम है, आपने मैप में दिखाया था ना आपको, यहाँ पे दिख रहा है आपको कॉर्निथ? तो यहाँ पे लड़ाई हुआ, लास्ट वाला बैटल ऑफ कॉर्निथ। इसी के साथ हमारा ग्रीस का पूरा हिस्ट्री खत्म हो गया। काफी सारी चीजें थी इसमें ग्रीस में याद करने के लिए आपको। आई होप आपने किया भी होगा, अच्छे से समझा होगा। एक बार दोबारा देखेंगे, नोट्स बनाएंगे, तभी तभी आपको चीजें याद होंगी। तो फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स इन एंशियंट ग्रीस जो हमारा यहाँ पर खत्म हो गया, ठीक है। ये बहुत ही मतलब गोल्डन पीरियड माना जाता है इसको स्पोर्ट्स का, काफी सारा कंट्रीब्यूशन इन्होंने दिया है। अब हम पढ़ेंगे फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स इन रोम, ठीक है। तो यहाँ तक सबको समझ में आया कि नहीं आया? एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिएगा आप लोग, सभी लोग टाइप करके, मैं फटाफट चैट बॉक्स चेक कर लेता हूँ। एक बार चैट बॉक्स में आप लोग बता दीजिएगा। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है ना? सभी लोग टाइप कर दीजिए फटाफट। मैं देख सकता हूँ, आपको स्क्रीन दिख रहा होगा। ठीक है, इतने लोग ज्वाइन किए हुए मतलब, ठीक है, ऑलमोस्ट काफी लोगों ने ज्वाइन किया हुआ, 26 लोगों ने। ठीक है, आगे बढ़े। पेनल्टी गेम्स एक बार और बता दे। ठीक है। ठीक है, पेनल्टी गेम्स एक बार और बता देता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, पेनल्टी गेम्स मतलब ये होता था, एक रिलीजियस फेस्टिवल होता था, ठीक है। मतलब चार रिलीजियस फेस्टिवल कराया जाता था। मान लो, चलो मान लो खेलों का त्योहार मान लो, ठीक है, ग्रीस में कराया जाता था।
जिसको हम बोलते हैं पेन हैंडलिंग गेम्स। तो मैंने बताया इसके अंदर 4 गेम्स होते थे, जो हर एक भगवान को डेडिकेट करा के कराया जाता था। ओलंपिक गेम्स हो गया, पाइथियन गेम्स हो गया, स्थिमियन गेम्स हो गया, नीमियन गेम्स हो गया, सबका नाम अलग-अलग था और सब एक-एक गॉड के अंदर में कराया जाता था। अब सब गॉड का भी एक निकनेम है, इनको गॉड ऑफ स्काई बोलते हैं, इनको गॉड ऑफ म्यूजिक बोलते हैं, इनको गॉड ऑफ ओशियन बोलते हैं, इनको गॉड ऑफ स्काई बोलते हैं और इनका अलग-अलग जगह पे कराया जाता था। अलग-अलग ग्रीस के अंदर जगह था। तो वैसे ये हो गया, इसको आपको याद ही करना पड़ेगा। बाकी जैसा मैंने आपको ट्रिक बताया, उस करके वैसे करके आप याद करेंगे तो आपके दिमाग में रहेगा, जब आप एग्जाम देंगे तो दिमाग में अचानक से क्लिक कर लेता है। बहुत कुछ नहीं होता ट्रिक बनाने से। ठीक है, लेटर अथेनियन का एक और स्लाइड बचा हुआ था अभी। तो मैंने लेटर अथेनियन पीरियड के बारे में बताया आपको। अब यहाँ पे एक और स्लाइड बचा हुआ है लेटर अथेनियन का। यहाँ पे कुछ कुछ फेमस गेम्स होते थे, कौन से, ग्रीस में, लेटर अथेनियन पीरियड में। तो हेल्टर्स हो गया, जिसमें कि लॉन्ग जंप विथ वेट, मतलब लॉन्ग जंप करना है आपको वेट्स के साथ। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है इसमें पेंटाथलॉन। पेंटाथलॉन मतलब 5 इवेंट होता है, ठीक है, नाम से क्लियर है, पेंटाथलॉन। ठीक है, पेंटा मतलब हो गया 5, आपका एथलॉन मतलब मान लो कोई भी कंपटीशन। तो ग्रुप ऑफ 5 इवेंट्स होते थे इसमें। रनिंग, जेवलिंग, डिस्कस थ्रो, लॉन्ग जंप और रेसलिंग, कौन कौन से 5 होते थे पेंटाथलॉन में। एंशिएंट टाइम्स में रनिंग, रनिंग में क्या होता था, पहले स्टेडियम रेस होता था, ठीक है, मतलब शॉर्ट रेस होता था। जेवलिंग थ्रो हो गया, डिस्कस थ्रो हो गया, लॉन्ग जंप हो गया, रेसलिंग हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला लाइन, ठीक है, पैनक्रेसन। ये हमारे टाइम में आया था सीयूटी के एग्जाम में, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसलिंग एंड बॉक्सिंग इज नोन एज व्हाट, पैनक्रेसन। तो ये जो आपका पेंटाथलॉन है ना, ये अभी एंशिएंट टाइम में भी होता था। मतलब एंशिएंट टाइम में ये 5 इवेंट होते थे, पर अभी मॉडर्न टाइम में ना इसके इवेंट्स चेंज कर दिए गए हैं। ऐसा नहीं है कि रनिंग पहले आएगा, जेवलिंग पहले आएगा, डिस्कस बाद में आएगा, इसका कोई सीक्वेंस नहीं है। ऐसा सीक्वेंस डिसाइडेड नहीं है, ठीक है। पर ये 5 चीजें होती हैं। कौन से, एंशिएंट पेंटाथलॉन में होता था। अब जो नया आजकल हो रहा है मॉडर्न पेंटाथलॉन में, इसमें कुछ कुछ इवेंट्स हो रहे हैं, उसको आपको मैं ऊपर में बता देता हूँ। तो अभी इसमें पूरे इवेंट्स चेंज हो गए हैं, ठीक है। पहले नंबर पे क्या होता है, आपका होता है फेंसिंग होता है। इसको अगर आपको लिखना है तो लिख लीजिएगा। थोड़ा सिलेबस से हट के, पर पता नहीं कुछ भी पूछ देता है, क्योंकि इससे रिलेटेड ये पेंटाथलॉन। अभी एंशिएंट टाइम में पेंटाथलॉन ऐसे होता था, अब मॉडर्न टाइम में ऐसे होता है। तो पहला होता है आपका फेंसिंग, फिर होता है आपका फ्री स्टाइल स्विमिंग, ठीक है। फिर आपका होता था घुड़सवारी वाला इक्वेस्ट्रियन। फिर आपका होता है लेजर पिस्टल शूटिंग होता है, ठीक है। चौथे नंबर पे लेजर पिस्टल शूटिंग हो गया। और एक 5वें नंबर पे होता है आपका क्रॉस कंट्री। तो ये आपका जो मॉडर्न पेंटाथलॉन होता है, ये उसमें ये 5 इवेंट होते हैं, फेंसिंग, फ्री स्टाइल स्विमिंग, इक्वेस्ट्रियन, लेजर पिस्टल शूटिंग और क्रॉस कंट्री। इसमें और एक चेंजेस किया गया है, जो 2028 वाला हमारा ओलंपिक होगा, 2018 वाला, 28 वाला शायद होगा, लॉस एंजलिस में। तो इसमें आपका एक इवेंट को रिप्लेस कर दिया जाएगा, जो इक्वेस्ट्रियन है ना हमारा थर्ड वाला, इसके जगह पे एक ऑब्स्टेकल रन लाया जाएगा, ठीक है। तो इसमें से क्या पता घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ ले, क्योंकि ये नया है और ऐसे क्वेश्चंस कई बार पूछ दिए जाते हैं। तो ये इक्वेस्ट्रियन को भी हटा के ऑब्स्टेकल रनिंग ला दिया जाएगा तीसरे नंबर पे, जो दिया गया इक्वेस्ट्रियन की जगह। तो ये आपके मॉडर्न पेंटाथलॉन है। और जो एंशिएंट टाइम होते थे, जो हमें सिलेबस में दिया गया है, वो रनिंग, जेवलिंग, डिस्कस थ्रो, लॉन्ग जंप, रेसलिंग। इसका भी ट्रिक मान लो, आरएलडी पार्टी होते हैं, आरजेडी पार्टी है शायद बिहार में, आरजेडी पार्टी है राहुल यादव की। तो रनिंग, जेवलिंग, डिस्कस थ्रो और बच गया हमारा लॉन्ग जंप और रेसलिंग। ये 5 चीजें होती थी, आर जे डब्ल्यू ऐसे कुछ भी ट्रिक बना के आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। आरजेडी पार्टी बिहार में है, LW, ठीक है। अब यहाँ पे दिया है नीचे में, दो सीरियल नंबर में दिया है जिम्नाजियम और एक दिया फिलोसोफर रिलेटेड। मतलब ये जिम्नाजियम किससे रिलेटेड है, कौन से फिलोसोफर से। मैंने आपको बताया था ना, लेटर अथेनियन पीरियड में गोल्डन एरा बोलते हैं, क्योंकि इसमें काफी सारे फिलोसोफर्स आए थे, प्लाटो, सोक्रेट्स, अरिस्टोटल। तो इन्होंने एक जिम्नासियम दिया था, ठीक है। जिम्नासियम मतलब मान लीजिए आपका ऐसा होता है कि मान लीजिए बड़ा सा हॉल है, ठीक है, उसमें काफी सारे फिजिकल एक्सरसाइज की जाती हैं। जैसे व्यायामशाला हो गया, अखाड़ा बोलते थे हिंदी में। तो जिम्नाजियम का नाम है लाइसियम। लाइसियम ये किसने दिया, कौन से फिलोसोफर ने दिया, एरिस्टोटल ने दिया है। और एक है एकेडमी। तो एकेडमी वाला जिम्नाजियम किसने दिया, प्लेटो ने दिया है। ऐसे करके याद कर सकते हैं, लाइट अपैरेटस की आपकी एक्टिविटी होती है ना। तो लाइसियम वाला दिया है एरिस्टोटल ने, LA। और एकेडमी प्लाटो, प्लाटो एकेडमी, ऐसे करके कुछ याद कर सकते हैं, ये वाला। तो ये हमारा ग्रीस का पूरा हिस्ट्री खत्म हो गया। अब देखा आपने कि मैंने इतना चीजें पढ़ाया आपको। अब आप थोड़ा सा मतलब मान लो कंफ्यूज हो जाओगे कहीं ना कहीं, यार कैसा है ग्रीस का हिस्ट्री।
कौन सा अच्छा था कौन सा खराब था। तो कई बार यहाँ से क्वेश्चन घुमा के पूछता है एथेंस और स्पार्टा के बीच में डिफरेंस। तो मैंने एक बार डिफरेंस यहाँ पे स्लाइड में ऐड कर लिया, उसको आप बता दूंगा। स्पार्टा एंड एथेंस हैड वेरी डिफरेंट एजुकेशन स्टाइल्स। हमने पढ़ा ना, स्पार्टा के बारे में अलग से पढ़ा, एथेंस के बारे में अलग से पढ़ा। अब दोनों को मिलाकर देखेंगे दोनों में डिफरेंस क्या था। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन स्पार्टा एंड एथेंस ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन सिस्टम। तो स्पार्टन हैड एन ऑटोक्रेटिक अप्रोच। ऑटोक्रेटिक मतलब तानाशाही वाला। वाइल ऑन द अदर साइड एथेंस हैड डेमोक्रेटिक अप्रोच टुवर्ड्स एजुकेशन। मतलब यहाँ पे सबको बराबर मौका दिया जाता था, डेमोक्रेटिक था। स्पार्टन से बात करें तो दे गेव ट्रेनिंग अबाउट वॉर ओनली, यहाँ पे सिर्फ मारकाट सिखाई जाती थी। वहीं एथेंस में दे गेव ट्रेनिंग अबाउट बोथ पीस एंड वॉर, उनको शांति भी रहना सिखाया जाता था और वॉर भी साथ साथ। रीजनिंग वॉट नॉट अलाउड हियर। स्पार्टन में क्या था, रीजनिंग अलाउड नहीं था, किसी को कुछ सोचना ही नहीं है। और यहाँ पे क्या है, रीजनिंग अलाउड है, मतलब यहाँ पे सबको मौका दिया जाता था सोचने समझने का। द मेन एजुकेशनल एम वॉज प्रोडक्शन ऑफ कॉम्पिटेंट वॉरियर्स। स्पार्टन पीरियड में एक ही एम था कि हमको वॉरियर ही बनाना है, ठीक है, योद्धा बनाना है। और यहाँ पे एथेंस में क्या था कि कंप्लीट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट था। जो स्पार्टन पीरियड में ट्रेनिंग ऑफ वॉर स्टार्टेड वेरी अर्ली इन द लाइफ एट 7 years, जैसा कि मैंने बताया था, स्पार्टन पीरियड में 7 साल में बच्चों को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दी जाती थी ना, स्टार्ट हो जाती थी। और यहाँ भी 7 साल के बाद फॉर्मल एजुकेशन दी जाती थी। ठीक है, फॉर्मल एजुकेशन बच्चों को स्कूल में दिया जाता था, पेलिस्ट्रा और रेसलिंग स्कूल में, डिडास क्लब म्यूजिक स्कूल में। और यहाँ पे क्या होता था, 7 साल से अगर बच्चा कमजोर है तो उसको माउंट टाइगर से फेंक दो, अगर अच्छा है तो उसको आगे ट्रेनिंग के लिए भेजो बैरक्स वैरक्स में। फोकस ऑन फिजिकल ट्रेनिंग, फोकस ऑन माइंड ट्रेनिंग। मतलब देख सकते हैं सब चीज सब तरह से स्पार्टा थोड़ा खराब था, एथेंस मतलब अच्छा था। एक ही थोड़ा अलग पॉइंट है, स्पार्टन गेव वुमेन्स इक्वल चांस ऑफ एजुकेशन। स्पार्टन पीरियड में वुमेन्स को भी थोड़ा मौका मिला, जहाँ पे जो भी हम पढ़े ना इलियड और ओडिसी, दो महाकाव्य में पढ़ने के बाद ये चीजें निकल के आई हैं कि स्पार्टन्स को वहां पे स्पार्टन पीरियड में वुमेन्स को भी मौका दिया जाता था एजुकेशन का। पर हमें एथेंस के बारे में ऐसा कुछ जानने को नहीं मिला। तो द एजुकेशन वॉज ओनली फॉर बॉयज। ठीक है, अब हमने ग्रीस के बारे में, हमारा पूरा हिस्ट्री खत्म हो गया, किसका, ग्रीस का। ये ग्रीस का मैप दिखाया आपको मैंने, पढ़ाया था ना मेजर सिटीज थे यहाँ पे कौन कौन से, डेल्फी, कॉर्निथ, सबके बारे में मैंने बताया ना क्या चीज किसका क्या काम था। तो अब हमारा यहाँ पे ग्रीस का अब जाके हमारा खत्म होगा। अब हम पढ़ेंगे रोम के बारे में, ठीक है। तो ग्रीस के बाद कौन आया, रोम्स आए। तो यहाँ पे क्या लिखा है, रोमन्स वे नॉट ग्रेट लवर्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी एज पार्ट ऑफ देयर कल्चर, फॉर देम इट वाज अ वे टू सर्व देयर मिलिट्री पर्पस। मतलब ये भी कह सकते हैं उनके लिए फिजिकल एक्टिविटी इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, इतना कल्चर नहीं था यहाँ पे, ठीक है। बस इनको फिजिकल एक्टिविटी इसीलिए करना था कि जो उनके फिजिकल एक्टिविटी में हम पार्टिसिपेट करें तो हमारा मिलिट्री पर्पस के लिए यूजफुल हो वो चीज। तो फिजिकल एजुकेशन जो यहाँ पे था, प्रिपेयर द यूथ फॉर वॉर, यहाँ पे सिर्फ वॉर के लिए तैयार किया जाता था। तो यहाँ पे एक जगह थी, बहुत ही फेमस जगह है, कैंपस मार्टिन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है इस जगह का नाम। वॉज द प्लेस वेयर रोमन यूथ रिसीव ट्रेनिंग। तो जहाँ वहां पे रोमन यूथ ट्रेनिंग रिसीव करते थे उस जगह का नाम क्या था, कैंपस मार्टिन। फिजिकल एजुकेशन इन रोम रिफ्लेक्ट्स व्हाट, यूटिलिटेरियन। अब यहाँ पे जो फिजिकल एजुकेशन है रोम का वो क्या रिफ्लेक्ट करता है, वो रिफ्लेक्ट करता है यूटिलिटेरियन, मतलब मान लो प्रैक्टिकल चीजें, यूजफुल चीजें, मेरे जो काम का चीजें रहेगा मैं वही करूंगा। तो यहाँ पे जो इनका कल्चर था ना वो यूटिलिटेरियन था, वो चीज को रिफ्लेक्ट करता है। फिर क्या बोला, चैरियट रेसेस एंड ग्लैडिएटर कॉम्बैट्स वर देयर फेवरेट, वेयर फाइट्स वर स्टिल द एंड ऑफ ओपोनेंट्स लाइफ। यहाँ पे दो चीजें फेमस थी, चैरियट रेसेस और ग्लैडिएटर कॉम्बैट्स। आप देख सकते हैं इमेज में, दिख रहा है आपको चैरियट रेस यहाँ पे नीचे में, और ग्लैडिएटर कॉम्बैट्स यहाँ पे, मतलब मारो तब तक जब तक सामने वाला मर ना जाए, ऐसे ऐसे रेसेस होते थे यहाँ पे। यहाँ पे गैलन था फेमस फिलोसोफर एंड मेडिकल स्टूडेंट ऑफ दिस पीरियड। तो ये पूछता है कई बार एग्जाम में, गैलन कौन से पीरियड में थे, तो रोम में थे। और रोम में क्या क्या फेमस था, गैम्बलिंग गेम्स, मतलब थोड़ा गैम्बलिंग वाला। ठीक है, यहाँ पे ये इनका फेवरेट एक्टिविटीज था। फॉर गेम्स एंड स्पोर्ट्स इट वाज द बिगिनिंग ऑफ डार्क पीरियड ऑफ प्रोग्रेशन। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, अंधकार छा गए गेम्स एंड स्पोर्ट्स के ऊपर, डार्क पीरियड चालू हो गया रोम्स के टाइम में। ठीक है, ये पूरा बंद कराने लगे ये सब गेम्स को। तो यहाँ पे रोम में देखो, कोलेसम सुना होगा आपने, इमेज में देख सकते हैं, रोम में फेमस है, इटाली में है ये। द कोलेसम इज वन ऑफ रोम्स मोस्ट फेमस मॉन्यूमेंट्स एंड सिंबल्स ऑफ द सिटी। ठीक है, रोम्स का है ना ये मॉन्यूमेंट है, बहुत ही हाइटेड है, ओपन एरिया जो रहता है उसको कोलोसम बोलते हैं। और यहाँ पे रोम में एक और चीज फेमस है, थर्मे, जिसको पुराने टाइम में इन रोम वॉज फेमस बाथिंग प्लेस, जहाँ पे लोग नहाते थे। ठीक है, उस जगह का नाम क्या था, थर्मे। और कोलेसम यहाँ पे रोम में काफी बड़ा सा एक फेमस स्पॉट है, टूरिस्ट स्पॉट भी है। तो इतना था फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स इन रोम के बारे में। अब हम देखिए, अब हमारा जो सिलेबस था उसमें क्या क्या दिया है, ग्रीस के बारे में दिया है,
और रोम्स के बारे में दिया, फिर इसके बाद डायरेक्टली इंडिया पे स्विच कर दिया गया है। पर हमारे एग्जाम्स में देखते हैं कई सारे और कंट्रीज हैं जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, तो उन कंट्रीज को भी हम फटाफट थोड़ा थोड़ा जान लेंगे, ठीक है। ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा पता करना है बस। चाइना से क्या आया, कुंफू आया चाइना से। जापान से क्या आया, द क्रेडिट टू इंट्रोड्यूस सुमो रेसलिंग एंड जूडो गोस टू जापान। अब बात करते हैं जर्मनी के बारे में, क्योंकि आपने सुना होगा जिम्नास्टिक इतना इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो भी गेम्स थे वो कहाँ से आए, जर्मनी से आए। तो क्या लिखा है, सिंस 18th सेंचुरी जर्मन स्टार्टेड हैविंग लिबरल एटीट्यूड रिगार्डिंग एजुकेशन। मतलब लिबरल एटीट्यूड मतलब मान लो कि ये ऐसा मानते थे जर्मन्स की हमको सबको मौका देना चाहिए, इक्वालिटी में बिलीव करते, ठीक है, इंडिविजुअल मतलब सबको आजादी दी जाए। 18वीं शताब्दी में ये सब जर्मन से आए। तो गेम्स एंड स्पोर्ट्स वर गिवन प्रोमिनेंट प्लेसेस इन स्कूल करिकुलम। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो स्कूल का करिकुलम था जर्मनी के आते ही क्या हुआ, प्रोमिनेंट प्लेस दिया गया, इनको महत्व दिया जाने लगा गेम्स एंड स्पोर्ट्स को। इनिशियली जिम्नास्टिक्स ऑक्यूपाइड अ प्रोमिनेंट प्लेस। देखा होगा आपने, जिम्नास्टिक्स मतलब जर्मनी से आया है, बहुत ही फेमस है। तो प्लेस जिम्नास्टिक्स ऑन साइंटिफिक बेसिस एंड ऑल्सो इंक्लूडेड स्विमिंग एंड अदर गेम्स इन द प्रोग्राम। काफी सारे अलग से गेम्स आने लगे स्विमिंग में। तो यहाँ पे काफी सारे नाम्स हैं एजुकेटर्स के जो इंपॉर्टेंस है। जॉन सिमंस वॉज द फर्स्ट टीचर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो वर्ल्ड में पहले फिजिकल एजुकेशन टीचर कौन थे, नाम क्या था, जॉन सिमंस। फिर ग्रैंड फादर ऑफ जिम्नास्टिक्स कौन थे, जॉन क्रिस्टोफ फ्रेडरिच गट्समट। आपने सुना होगा गट्समट। तो ये कौन था, ग्रैंड फादर ऑफ जिम्नास्टिक्स। हु वाज द ग्रैंड फादर ऑफ जिम्नास्टिक्स, गटमट्स। इनका पूरा नाम देख सकते हैं, जॉन क्रिस्टोफ फ्रेडरिक गट्समट। अब फादर कौन है जिम्नास्टिक के, फादर हैं फ्रेडरिक लुडविग जॉन। इसमें कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है, ये हिस्ट्री है, इसमें आपको नाम्स काफी सारे याद करने पड़ेंगे। और नाम्स तभी याद होगा जब आप कॉपी में नोट्स बनाएंगे, उसको डेली रिवाइज करेंगे। पढ़िए कम लेकिन रिवाइज ज्यादा करिए, ठीक है। अब फ्रेडरिक जो लुडविग जॉन थे, इन्होंने टर्नविन मूवमेंट स्टार्ट करी थी जर्मनी में। मतलब यहाँ पे मतलब टर्नविन मूवमेंट में बेसिकली हुआ क्या था कि मतलब यहाँ पे लोगों को बीच में फैलाया था कि फिजिकल एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, आपको अपना हेल्थ मेंटेन करने के लिए, एक अच्छा सिटीजन बनने के लिए, आपको अपनी पहचान दिलाने के लिए। तो ये एक्सपेंड किया गया था जर्मनी में टर्नविन मूवमेंट। पूछता है कि टर्नविन मूवमेंट कहाँ पे आया था, जर्मनी में आया था। फादर कौन थे जिम्नास्टिक्स के, फ्रेडरिच लुडविग जॉन। ग्रैंडफादर कौन थे, गट्समस थे। फर्स्ट टीचर ऑफ फिजिकल एजुकेशन कौन थे, जॉन सीमंस थे। ऐसे डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे एग्जाम्स में, ठीक है। फिर क्या लिखा है, फादर ऑफ मॉडर्न फिजिकल एजुकेशन एंड मॉडर्न जिम्नास्टिक्स वाज जॉन बर्नार्ड बेसिडो। तो हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न फिजिकल एजुकेशन जो अभी हम पढ़ रहे हैं, और मॉडर्न जिम्नास्टिक्स, जॉन बर्नार्ड बेसिडो, ये एक और नया नाम, ठीक है। ही स्टडीड थियोलॉजी, स्टडी ऑफ रिलीजन एट लैपिजिग। इन्होंने एक जगह पे स्टडी करी थी थियोलॉजी की। ये कहाँ गए थे, डेनमार्क गए थे, ठीक है, अपना पढ़ाई करने के लिए। वहां पे इन्होंने काम किया, कौन, मॉडर्न फिजिकल एजुकेशन जो लाए, कौन, जॉन बर्नार्ड बेसिडो। डेनमार्क गए थे, वहां पे काम किया था प्रोफेसर, एंड ही वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द सिस्टम ऑफ डेनमार्क वेयर इक्वल इंपॉर्टेंस वाज गिवन टू द डेवलपमेंट ऑफ बॉडी अलोंग विद एकेडमिक्स। तो ये डेनमार्क गए थे जॉन बर्नार्ड बेसिडो, जो कि हमारे मॉडर्न फिजिकल एजुकेशन और मॉडर्न जिम्नास्टिक्स के फादर हैं। तो आप उनको देखे कि यार यहाँ पे डेनमार्क में काफी अच्छे मतलब वहाँ पे कल्चर है कि यहाँ पे लोग पढ़ाई के साथ साथ बॉडी पे भी ध्यान दे रहे हैं। तो वो जर्मनी में आए, वहां पे रिटर्न टू जर्मनी एंड ओपन फिलेंट्रोपियम। तो जर्मनी में वो आइडिया को लेकर आए डेनमार्क से, और ये फिलेंट्रोपियन बना, यहाँ से हमारा फिजिकल एजुकेशन इन्वॉल्व हुआ था, ठीक है। फिर और एक पॉइंट है, डी कार्ल डीम स्टैब्लिश जर्मन स्पोर्ट्स फेडरेशन 1950। जर्मन स्पोर्ट्स फेडरेशन आया था किसके द्वारा, डी कार्ल डीम के द्वारा दिया गया था। तो वो था जर्मनी के बारे में। अब हम थोड़ा स्वीडन के बारे में, एक ही नाम फेमस है, पॉल हेनरिक लिंग, ठीक है। इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन स्वीडन। फिर डेनमार्क में कौन है, फ्रेंच नेशनल, लेड द फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन जर्मनी। फिर क्या है, फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स एट यूएसएसआर, मतलब पुराना नाम था ना यूएसएसआर, सोवेंट। तो ये किसका नाम था, रशिया का था। इन रशिया फिजिकल एजुकेशन इज नोन एज व्हाट, फिजिकल कल्चर। यहाँ पे 1920 में क्या आया था, थेरापेटिक जिम्नास्टिक्स आया था, मतलब एक्सरसाइज के थ्रू कोई चीज को क्यूर करना, उसको हम बोलते हैं थेरापेटिक। तो 1920 में ये चीज आया था। फिर इंग्लैंड में क्या आया था, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स एट इंग्लैंड। इंग्लैंड इज कंसिडर द ओरिजिनेटर ऑफ बॉल गेम्स। मतलब जितने भी हम देखते हैं क्रिकेट फुटबॉल, जितना भी बॉल गेम्स है कहाँ से आए, इंग्लैंड से आए हैं। तो इंक्लूडिंग क्रिकेट, टेनिस, फुटबॉल, गोल्फ एक्सेट्रा। When other European countries were busy in introducing gymnastics, England was organizing program of organized sports and games, mostly outdoor games. तो मोस्टली आउटडोर गेम्स कहाँ से आए, इंग्लैंड से आए, ठीक है, जितने भी बॉल गेम्स हैं। अब यूएसए का क्या कंट्रीब्यूशन है, फिजिकल एजुकेशन इन स्पोर्ट्स एट यूएसए, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन वाईएमसी आया, प्लेड अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स इन अमेरिका।
तो बास्केटबॉल इन्वेंट किया गया था इनके द्वारा बाय डॉक्टर जेम्स ए नेस्मिथ इन 1891। कब दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था बास्केटबॉल? डॉक्टर जेम्स ए नेस्मिथ इन 1891 while working in YMCA training school, and volleyball was invented by William G. Morgan in 1895 at YMCA training center। तो वॉलीबॉल कब आया? 1895 में आया विलियम जी मॉर्गन के द्वारा। बास्केटबॉल किसके द्वारा आया? जेम्स ए नेस्मिथ के द्वारा आया 1891 में। काफी सारे डेट्स हैं, ठीक है। इससे आगे मुझे लगता नहीं अभी पढ़ाना सही रहेगा फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स इन इंडिया, क्योंकि इसमें भी काफी सारे डेट्स हैं, हम देखेंगे तो। ठीक है, जितना अभी तक मैंने पढ़ाया उसको आप जाकर रिवाइज करिएगा। हिस्ट्री के लेक्चर ऐसे रहते हैं, मतलब बोरिंग रहते हैं, इसलिए मैं शुरू में पढ़ा दे रहा हूँ कि आपको मतलब मान लीजिए पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा और काफी लंबे समय तक आपको रिकैप कर पाएंगे चीजों को, ठीक है। हाँ, पहुंचेंगे ना उस पर, एक एक चीज पहुंचेंगे, रुक जाइए। उर्वशी, आगे पढ़ेंगे ना और डेट्स के बारे में। अभी जो मैंने जितना पढ़ाया आपको, ग्रीस के बारे में पढ़ाया, रोम के बारे में पढ़ाया, और बाकी जो छोटे छोटे कंट्रीज थे जहाँ से मतलब डाउट्स आते हैं, क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम्स में, उसके बारे में आपको मैंने बता दिया। यहाँ तक सबको समझ में आया? यहाँ तक सबको क्लियर है ना? फटाफट बता दीजिएगा चैट बॉक्स में। 19 लोग ज्वाइन किए, फटाफट आप लोग चैट बॉक्स में बता दीजिए सबको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, इसको वापस से रिकॉर्डेड लेक्चर्स को देखिएगा जाके, मैं अपलोड कर दूंगा ऐप में, ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगा। पढ़ने के बाद नोट्स बनाइएगा, आज से पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिएगा अगर आपने अब तक नहीं करी है तो। बाकी कंप्लीट मैं करवा दूंगा, जितना बताऊंगा आप उसको करते रहिएगा। हाँ राहुल, कॉलेज में ही है, ठीक है। ठीक है, तो आज इतना ही पढ़ेंगे, हिस्ट्री ज्यादा पढ़ेंगे तो बोर हो जाएंगे, कोई मतलब नहीं पढ़ने का, दिमाग में जब ना घुसे। बाकी आपको मैं कल पढ़ाऊंगा फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया, और फिर खत्म हो जाएगा आपका लास्ट वाला एंशिएंट ओलंपिक्स वाला। ठीक है, तो कल हमारा हिस्ट्री खत्म हो जाएगा। फिर आपको मैं नोट्स का पीडीएफ अपलोड कर दूंगा ऐप में, वहां से आप डाउनलोड भी कर लेंगे साथ साथ। और आपको मैंने टेस्ट भी डाल अपलोड कर दिया है, कल आप पढ़ने के बाद उसको भी अटेम्प्ट करिएगा। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस मैंने कवर करा दिए उसमें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल सेम टाइम पे। जैसे आपने आज ज्वाइन किया वैसे आपको कल भी ज्वाइन करना है। बाकी आपको कोई भी इशू आती है कभी भी आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। सो सी यू ऑल टुमारो। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।